हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका मेरे नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। मेंटल हेल्थ नर्सिंग की लेक्चर सीरीज हम देख रहे हैं। आज डिस्कस करेंगे साइकियाट्रिक इमरजेंसीज के बारे में। इमरजेंसी कंडीशन आपने देखी होगी, सुनी होगी, जैसे कि कार एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई हार्ट अटैक हो गया, यानी कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमारे पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट की, इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी कंडीशन। तो साइकियाट्रिक वार्ड में भी ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है, जिसको हम बोलते हैं साइकियाट्रिक इमरजेंसी। तो साइकियाट्रिक इमरजेंसी होती क्या है? बेसिकली इट इज अ कंडीशन वेयर पेशेंट्स थॉट अफेक्ट एंड साइकोमोटर एक्टिविटीज आर अफेक्टेड। ओके, थॉट अफेक्ट हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, साइकोमोटर एक्टिविटीज अफेक्ट हो रही है। थॉट यानी कि थिंकिंग प्रोसेस अफेक्ट हो रही है। थिंकिंग, जैसे कि आप जानते हो, हमारी थिंकिंग प्रोसेस डायरेक्टली हमारा बिहेवियर सही बिहेव करते हैं। जब अगर थिंकिंग प्रोसेस ही इंसान मतलब कंट्रोल में नहीं हो तो उसका बिहेवियर भी अनकंट्रोल्ड होगा। देन इफेक्ट यानी कि हमारा जो मूड है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत सैड है, बहुत ज्यादा दुखी है, जिसकी वजह से वो रो रहा है, तो यहाँ पे सैडनेस हो गया उसका मूड, और उसका रोना, क्राइंग हो गया उसका इफेक्ट। देन साइकोमोटर एक्टिविटीज, यानी कि हमारे मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट, साइकोमोटर एक्टिविटीज, मोटर एक्टिविटीज। साइकोमोटर एजिटेशन होता हो सकता है, जो कि मेनिया में देखा जाता है, जहाँ पे इंसान बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस होता है, एग्रेसिव हो सकता है, एंड वायलेंट हो सकता है। देन साइकोमोटर रिटार्डेशन भी देखा जाता है, जहाँ पे जैसे कि जो भी हमारे एक्टिविटीज है बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं, बहुत स्लो स्लो इंसान जो कि देखा जाता है डिप्रेशन के केसेस। ओके, तो थॉट अफेक्ट एंड साइकोमोटर एक्टिविटीज अफेक्ट होने की वजह से इंसान खुद को भी हार्म कर सकता है। उसका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, खुद को भी हार्म कर सकता है, मारने की कोशिश कर सकता है खुद को, जिसको हम बोलते हैं सुसाइड। या फिर बाकी लोगों को, बाकी फैमिली मेंबर्स, बाकी पेशेंट, बाकी स्टाफ मेंबर्स जिनको मारने की कोशिश करता है, उसको हम बोलते हैं होमिसाइड। खुद को अगर मारने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं सुसाइड। बाकी लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है, जिसको बोलते हैं हम होमिसाइड। ओके, तो बेसिकली साइकियाट्रिक इमरजेंसी इज अ कंडीशन वेयर पेशेंट्स थॉट अफेक्ट एंड साइकोमोटर activities are affected and which may lead to suicide or and homicide. ओके, तो ये तो हो गया साइकियाट्रिक इमरजेंसी का डेफिनेशन। आगे देखते हैं ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिसको हम बोलते हैं साइकियाट्रिक इमरजेंसीज। तो याद रखने के लिए आप कोई निमोनिक बना सकते हो, जैसे कि मैंने बनाया है SVPCHD। एच से सुसाइडल थ्रेट, वी से वायलेंट, जिसको हम बोलते हैं एग्रेसिव बिहेवियर और एक्साइटमेंट। पैनिक अटैक्स, कैटाटोनिक स्टूपर, हिस्टेरिकल अटैक्स, ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंसेस। तो ये कुछ कंडीशंस है जिनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, इसलिए उनको साइकियाट्रिक इमरजेंसीज बोलते हैं। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है सुसाइडल थ्रेट, यानी कि सुसाइड। तो सुसाइड इज अ टाइप ऑफ डेलिबरेट सेल्फ हार्म, यानी कि पर्पसफुली, प्लान करके, जानबूझकर, इंटेंशनली इंसान खुद को ही मारने की कोशिश कर रहा है, खुद को ही हार्म करने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं सुसाइड। सुसाइड इज डिफाइंड एज एन इंटेंशनल ह्यूमन एक्ट ऑफ किलिंग oneself। यहाँ पे दो चीजें आती है, एक आता है सुसाइडल अटेम्प्ट, दूसरा आता है कंप्लीटेड सुसाइड। यानी कि फीमेल्स में ज्यादातर देखा जाता है कि मैं सुसाइड कर लूंगी, अ, जैसे कि वो केरोसिन वो सब खुद के ऊपर डाल लेती है लेकिन आग नहीं लगाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, सुसाइड अटेम्प्ट, या फिर उसने सुसाइड करने की कोशिश की लेकिन किसी ने तो आके बचा लिया, यानी कि सुसाइड की कोशिश की बट डेथ नहीं हो गई, जिसको हम बोलते हैं सुसाइडल अटेम्प्ट। ओके, और कंप्लीटेड सुसाइड जो कि मेल में देखा जाता है, वो अगर उनको सुसाइड करना है तो डायरेक्टली मतलब डेथ हो जाती है। सुसाइड मतलब ऐसा कुछ भी कर लेते हैं जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये तो हो गया अटेम्प्टेड सुसाइड, और दूसरा क्या बोला हमने, कंप्लीटेड सुसाइड। देन ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी आफत आ पड़ती है जिसकी वजह से इंसान खुद को ही हार्म करने की कोशिश करता है। तो तीन कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, फिजिकल डिसऑर्डर्स एंड साइकोसोशियल फैक्टर्स। ओके, पहले देखते हैं फिजिकल डिसऑर्डर्स। ऐसे कोई कोई पेनफुल डिसीजेस होते हैं ना, बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं,
और कोई क्योर नहीं होता है उनका, मतलब इंसान को पता होता है कि आगे चल के कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि एड्स हो गया या फिर कैंसर हो गए, जो ट्रीटमेंट जो है उसकी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। इंसान सोचता है कि ये सब पेन सहने से अच्छा है मैं मर जाऊँ, और फिर इंसान सुसाइड करने की कोशिश कर सकता है। देन साइकोसोशियल फैक्टर्स, यहाँ पे इंसान फिजिकली मेंटली ऐसा कुछ उसको इलनेस नहीं होता है, लेकिन कुछ बाहरी चीज की वजह से इंसान सुसाइड कर सकता है। जैसे कि हो गया फेल्योर इन एग्जामिनेशन, कोई कोई होता है ना बच्चों के ऊपर उनके पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि इतने परसेंटेज चाहिए, फर्स्ट ही आना चाहिए, ये वो दिस दैट। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होने की वजह से तो फेल्योर इन एग्जाम। देन डाउरी डिफिकल्टीज, जैसे शादी के बाद मतलब लड़की को सताया जाता है अपने घर से, ये लेके आओ वो लेके आओ, जिसको हम डाउरी बोलते हैं। तो जिसकी वजह से लड़की थक के फिर सुसाइड कर सकती है। देन मैरिटल डिफिकल्टीज, शादी के बाद जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, ओके। देन लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि मतलब हमारा कोई बहुत ही ज़्यादा करीबी है, बहुत ज़्यादा क्लोज़ वाला इंसान जिसकी डेथ हो गई, या फिर ब्रेकअप हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, कोई हमसे बहुत करीबी हमसे दूर चला गया, जैसे कि हम बोलते हैं ना उसके बिना हम जी नहीं पाएँगे, वैसा वाला कंडीशन। देन आइसोलेशन एंड एलिनेशन फ्रॉम सोशल ग्रुप्स, जैसे कि कोई इंसान था पहले तो बहुत तो मतलब लोगों में घुल-मिलता था, लेकिन अब है कि वो किसी के साथ बात नहीं करता, अकेले ओके। देन फाइनेंशियल एंड ऑक्यूपेशनल डिफिकल्टीज, जैसे फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर होता है ना कि जो फार्मर होते हैं बहुत बड़ा लोन लेते हैं और फिर लॉस हो जाता है, फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। या फिर ऑक्यूपेशनल, जैसे कि जॉब चला गया, ओके। तो ये सारी कंडीशंस है जिसमें इंसान मतलब जिंदगी से हार जाता है और चांसेस होते हैं सुसाइड करने की। देन है थर्ड वाला, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। सुसाइड करने वाले लोगों में 95% देखा गया है कि जो रीजन होते हैं, मतलब वो जो लोग होते हैं उनको कुछ ना कुछ साइकियाट्रिक कुछ ना कुछ कंडीशन होती है। तो इसमें फर्स्ट है मेजर डिप्रेशन। डिप्रेशन में आपने पढ़ा होगा परवासिव एंड परसिस्टेंट सैडनेस, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। मतलब हेल्पलेसनेस होता है, यानी कि मतलब जैसे ओल्ड एज पीपल में होता है ना, मतलब उनके साथ कैसे भी लोग खुद बार कैसे भी बिहेव करते हैं, तो उनके पास कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं होता, वो हेल्पलेस होते हैं। होपलेसनेस हो गया, यानी कि लाइफ में अब कुछ रखा ही नहीं है, आगे जाके कुछ नहीं होगा, कुछ कंडीशन बदलने वाली नहीं है, जिसको हम बोलते हैं होपलेसनेस। तो वर्थलेसनेस, यानी कि मतलब मेरा कुछ वैल्यू ही नहीं है, मेरा होके ना होके कुछ फायदा ही नहीं है, मैं कुछ हूँ ही नहीं। जिस मतलब हम बोलते हैं ना सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। तो ये सारी चीजें डिप्रेशन में देखी जाती है। तो अगर कोई इंसान है डिप्रेशन वाला जो आपको बोल रहा है कि अभी लाइफ में कुछ रखा नहीं है, मरने का मन कर रहा है, मैं मर जाऊंगा, तो अगर ये 15 दिन से ज्यादा हो रहा है, या फिर ऐसी कुछ चीजें जिसमें उसको पहले बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब वो कुछ कर नहीं रहा, तो ऐसे लोगों को हमको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये लोग आगे जाके सच में सुसाइड करें। तो डिप्रेशन का जो एक्टिव फेज होता है जिसमें साइकोमोटर रिटार्डेशन देखा जाता है, तो ये फेज में इंसान सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसमें उतनी एनर्जी नहीं होती कि सुसाइड करे। बस बट हो सकता है कि ये जो फर्स्ट स्टेज है एक्टिव, मतलब मेजर क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव स्टेज जो है वो चला जाने के बाद, जब भी इंसान को थोड़ा सा एनर्जी आता है, जब भी इंसान थोड़ा स्टेबल होता है, तब हो सकता है इंसान सुसाइड। ठीक। उसके बाद है स्किज़ोफ्रेनिया। तो स्किज़ोफ्रेनिया में भी मेनली वो लोग जो यंग एज में है, या फिर वो लोग जिनको स्किज़ोफ्रेनिया के साथ में डिप्रेशन भी है, और वो लोग जिनकी डिसीज़ होने के पहले उनकी जो लाइफ़ थी वो बहुत ही एक्टिव थी, बहुत हैप्पी थी, बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स की है। तो ये लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया होने के बाद सुसाइड का मतलब करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके। उसके बाद हो गया ड्रग अब्यूज़, कोकेन या फिर अल्कोहल अब्यूज़। इनमें क्या होता है कि इंसान मतलब कोई इनको रिस्पेक्ट नहीं देता है, सोशल स्टेटस कुछ नहीं।
बहुत बार जॉब चली जाती है और फैमिली मेंबर्स भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करता है, फ्रेंड्स दूर चले जाते हैं, तो इंसान लोनली लोनली हो जाता है। और हो सकता है एग्रेशन में आके या फिर डिप्रेशन में जाके इंसान सुसाइड करे। देन डिमेंशिया, डिलीरियम में भी सुसाइडल टेंडेंसीज़ होती है और एंग्ज़ायटी या फिर डिप्रेशन की वज़ह से। देन होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया या फिर अदर टाइप्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें इंसान सुसाइड कर सकता है। बेसिकली होता ये है कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में इंसान की थिंकिंग प्रोसेस जो है वो चेंज हो गई है। इंसान को डिल्यूजन्स हो रहे हैं। डिल्यूजन से याद आया जैसे कि ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोस होता है जिसमें इंसान को लगता है मैं कुछ बहुत बड़ा हूँ। मेरे अंदर सुपरनैचुरल पावर है, मैं भगवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो मैं कुछ भी करूँगा, तो मुझे कुछ नहीं होगा। यानी कि मैं किसी ऊँची जगह से नीचे छलांग लगाऊँगा, तो भी मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत सारी सुपरनैचुरल पावर है। तो ऐसे इंसान को लगता है, वो खुद को बहुत ही ग्रेट समझता है, जैसे कि सारी सृष्टि उसी ने बनाई है। फिर ऐसी सोच में वो कुछ ना कुछ डेंजरस एक्टिविटी कर देता है और जिसकी वज़ह से उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी चीज़ है हैलुसिनेशंस इंसान को होते हैं। मैंने एक लेडी देखी थी, जो मतलब बहुत ओल्ड थी और उसको हैलुसिनेशंस हो रहे थे। तो उसको लग रहा था कि कोई उसको पीछे से बहुत सारे लोग आ रहे हैं बंदूक लेके और उसको बंदूक से गोली मार के फिर उड़ा देंगे, उसको ऐसा लग रहा था। तो खुद को बचाने के चक्कर में उसने 3rd फ्लोर से नीचे छलांग लगा दी, फिर उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे ही उनकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो गई है, उनके बिहेवियर पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसकी वज़ह से वो सुसाइड कर सकते हैं। तो ये तो था एटियोलॉजी। दूसरा है रिस्क फैक्टर्स। तो ऐज तो बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है। मेल जो कि 40 ईयर अबव होते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं सुसाइड करने के। फीमेल अबव 55 इयर्स ऐज होता है। देन अगर जेंडर की बात की जाए, तो हमने जो बोला था कि कंप्लीटेड सुसाइड एंड दूसरा अटेम्प्टेड सुसाइड, तो मेल मतलब मेल लोग जो है, ओके, वो कभी भी ऐसे ड्रामा नहीं करते। मतलब उनको अगर मरना है, तो वो डायरेक्टली मरेंगे। तो कंप्लीटेड सुसाइड उनमें ज़्यादा होता है। वुमेन्स में क्या होता है कि उनमें अटेम्प्टेड सुसाइड ज़्यादा होता है, ओके। फिर अनमैरिड होना या फिर डिवोर्स होना, विडोड, सेपरेटेड, यानी कि लोनली लोनली जो इंसान है, यानी कि कब तक इंसान अकेला रहेगा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ओके। तो इन सब की वज़ह से इंसान सुसाइड कर सकता है। देन हैविंग अ डेफिनाइट सुसाइडल प्लान। कोई-कोई लोग होते हैं ना, हमेशा बोलते रहते हैं, मैं ऐसे मरना चाहता हूँ, मैं ऐसे मरूँगा, मैं ये करूँगा, मैं खुद को फांसी लगा लूँगा। तो इनका बोलना जो है, वो हमें सीरियसली लेना चाहिए। कभी-कभी सच में ये लोग सुसाइड कर सकते हैं। ओके। देन हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सुसाइडल अटेम्प्ट्स। पहले अगर सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, तो भी आगे चल के फिर से सुसाइड का अटेम्प्ट करे, हो सकता है। रिसेंट लॉसेस, यानी कि रिसेंटली कुछ लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जॉब चली गई है, ज़्यादातर ब्रेकअप हो गया है, तो इन सब चीज़ों में ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। यंग एज में तो ज़्यादातर यही होता है, उनमें बाकी का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जैसे कि कोई छोड़ के चला गया, मतलब ब्रेकअप हो गया, तो उनको लगता है कि अभी लाइफ में कुछ है नहीं, ज़िंदा रह के कुछ कर मतलब होगा नहीं, तो ऐसे लोगों में सुसाइड का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। तो मैनेजमेंट देखते हैं। पहले तो हमको आइडेंटिफ़ाई करना है, वो कौन-से लोग हैं जो सुसाइड कर सकते हैं। अब हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, ओके। देन बी अवेयर ऑफ सर्टेन साइन्स व्हिच मे इंडिकेट दैट द इंडिविजुअल मे कमिट सुसाइड। ऐसे कोई साइन्स है, वो पहचानें, ओके। सुसाइडल थ्रेट। तो वो जो इंसान है, वो जो जिस भी रूम में है, वो रूम ऐसा होना चाहिए जो कि वो खुद को हार्म ना कर सके। ओके। मैंने देखा था एक साइकियाट्रिक वार्ड में एक 17-18 ईयर ओल्ड लड़की थी जिसको सिवियर डिप्रेशन था। तो वो क्या करती थी, बाथरूम में जाके सोप जो होता है नहाने का सोप, वो खाने की कोशिश करती थी। मतलब बहुत बार उसको पकड़ा गया सोप खाते हुए। तो वो सोप खा खा के मरने की कोशिश करती थी। ओके। इसीलिए मतलब बाथरूम है, वॉशरूम है, वहाँ पे हम लोग रखते हैं ना सोप हो गया, फिर क्लीनिंग का कुछ मटेरियल हो गया,
एंटीसेप्टल कुछ फ्लोर क्लीनर हो गए, ओके? तो ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं रखनी, वो सब चीज़ें हटानी है। देन वॉशरूम, बाथरूम इनका जो डोर है, उनको अंदर से लॉक सिस्टम नहीं होना चाहिए, उनको अंदर से कड़ी लगाता है ना, वो वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में देखोगे, तो वो जो दरवाजे होते हैं बाथरूम, वॉशरूम के, उनको अंदर से कुछ लॉक करने का सिस्टम नहीं होता, ओके? फिर जो विंडोज़ होती है, वो भी ऐसी बनी होती है, मतलब लोहे की, जिसको इंसान तोड़ ना सके, ओके? या फिर बाहर जंप ना मार सके, ऐसा वाला। वॉशरूम, बाथरूम भी अगर पेशेंट जा रहा हो, तो उसके साथ कोई ना कोई होता है, उसको अकेले नहीं जाने देते। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं करने देते। ये तो होगी एक चीज़। देन उसके रूम में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखनी है, जिससे वो खुद को हार्म कर सके। जैसे कि शार्प चीज़, नोकीली चीज़ होगी, रेज़र हो गया, ब्लेड हो गया, कीला हो गया, या फिर सुई, चाकू, क्या-क्या, अ ग्लास की बॉटल हो गई पानी पीने की, ओके? ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं रखनी है, ओके? देन मेडिसिन, पेशेंट जब भी मेडिसिन खा रहा है, तो हमें ऑब्ज़र्व करना है पेशेंट ने खाया क्या? बहुत बार पेशेंट सोचता है कि मुझे अभी जीना ही नहीं है, तो मैं मेडिसिन क्यों खाऊँ? और हमारे सामने तो वो मेडिसिन लेगा और मुँह में कहीं तो छिपा के रखेगा, और जब भी हम चले जाएँ, तो बाथरूम, वॉशरूम में जाके उसको निकाल देगा। तो हमें पूरा एन्श्योर करना है कि उसने खाया है क्या नहीं, ओके? कोई भी मेडिसिन उसके पास, कोई भी ट्रे उसके पास नहीं रखना है। अदरवाइज़ वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा के भी उम, सुसाइड करने की कोशिश करेगा। कोई सीज़र्स वहाँ पे नहीं रखनी, ओके? कोई काँच की चीज़ वहाँ पे नहीं रखनी, नोकीली चीज़। देन कोई बड़ा वाला कपड़ा, जैसे कि दुपट्टा हो गया, जिससे वो फांसी लगा सके। जैसे कमर का बेल्ट, नेक बेल्ट हो गया, या फिर कोई दुपट्टा हो गया, या फिर कोई बड़ा वाला कपड़ा हो गया, ओके? ऐसी चीज़ें वहाँ पे नहीं रखनी। तो उसका रूम ऐसा होना चाहिए, जिससे वो खुद को हार्म ना कर सके, ओके? उसके बाद राइटिंग फेयरवेल लेटर्स, तो ऐसा तो कोई नहीं है ना कि जो कि फेयरवेल, टाटा बाय-बाय वाला लेटर लिख रहा है, ओके? देन गिविंग गिविंग अवे ट्रेजर्ड आर्टिकल्स, यानी कि इंसान मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी है, वो बच्चों के नाम कर रहा है, अपने पास जो कुछ है, वो सारा बाँट रहा है। ओके, जब भी इंसान मरने वाला होता है तब भी ऐसा करता है। ओके, देन मेकिंग अ विल, यानी कि होता है ना कि मेरे मरने के बाद ये करो, मेरे मरने के पहले मुझे ये देखना है, तो मेकिंग अ विल। ओके, देन क्लोजिंग बैंक अकाउंट्स, इंसान अपने जब भी मतलब अगर वो सुसाइड करने वाला है, तो हो सकता है अपने सारे बैंक के जो भी अकाउंट्स है, वो क्लोज कर रहा हो। ओके, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। देन अपीयरिंग पीसफुल एंड हैप्पी आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन से बंदा बाहर आया है और अभी सोच रहा है अभी मरना है, अभी सब कुछ फिनिश हो गया, और हो सकता है वो अभी आराम से पीसफुली हैप्पी दिखे। या फिर हो सकता है खाना-पीना सब कुछ बंद कर दे, खुद के ऊपर ध्यान ना दे, खुद की पर्सनल हाइजीन मेंटेन ना करे, नहा नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो हो सकता है वो सुसाइड के बारे में सोच रहा हो। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो पेशेंट की मॉनिटरिंग दी पेशेंट सेफ्टी नीड, यानी कि वही इंसान के पास ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे इंसान खुद को मार सके। Encourage verbal communication of suicidal ideas as well as his or her depressive thoughts. ओके, इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा बात करने के लिए एनकरेज करना है। उसको बोलना है कि जब भी उसको सुसाइड के थॉट्स आते हैं, सुसाइड के थॉट्स यानी कि इंसान को कमांडिंग हैलुसिनेशंस हो रहा हो, या फिर अ, कोई डिल्यूजन्स हो रहे हो। कमांडिंग हैलुसिनेशंस में क्या होता है, कोई आवाज़ें इंसान को सुनाई देती है, जो उसको इंस्ट्रक्शंस बार-बार उसको उसके कान में इंस्ट्रक्शंस देती है। चलो यहाँ से कूद जाओ, चलो यहाँ से कूद जाओ, चलो खुद को मारो। मतलब खुद को मारने के लिए कोई आवाज़ है जो उसको कमांड करती है, जिसको कमांडिंग हैलुसिनेशंस बोलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ अपना हमारे पेशेंट के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो इंसान को उसके बारे में पूछना है, उसको बात करने के लिए एनकरेज करना है। अगर उसको सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, तो मतलब एक एग्रीमेंट होना चाहिए नर्स एंड पेशेंट के बीच में, जिसको हम बोलते हैं नो सुसाइडल एग्रीमेंट, जहाँ जहाँ पे हम पेशेंट से लिखवा लेंगे कि जब भी आपको सुसाइड करने के बारे में थॉट्स आ रहे हैं, तब आप सुसाइड नहीं करेंगे, बल्कि इमीडिएटली
स्टाफ नर्स या फिर किसी मतलब जो भी इंसान है उसको जाके आप वो थॉट्स के बारे में बता दोगे, तो ये हो गया एग्रीमेंट। एनहांस सेल्फ एस्टीम ऑफ द पेशेंट बाय फोकसिंग ऑन हिज स्ट्रेंथ रादर दैन वीकनेसेस। जैसे कि जो जो भी डिप्रेशन के केसेस होते हैं, जिसमें इंसान की सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो हो जाती है। इंसान को लगता है मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, मेरा ज़िंदा रह के कुछ फ़ायदा ही नहीं है, या फिर कुछ गिल्ट जैसी इमोशंस होती है, ओके। तो ये सारी चीज़ों को इंसान के साथ बात करके वो सब कुछ उसको मतलब इनकरेज करना है बात करने के लिए। वो सारे जो इमोशंस हैं, उनको बाहर निकालना है, ओके। और उनके साथ बात करनी है, उनकी जो सेल्फ एस्टीम है उसको बढ़ाना है। इसके लिए हाँ, उनके अंदर जो भी अच्छे पॉइंट्स हैं, ठीक, उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है। पेशेंट को रियलाइज़ करवाना है कि उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ भी है, अच्छाई भी है, तो इससे धीरे-धीरे उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी। अगर कोई पेशेंट है आपके पास आ गया जो कि मतलब सुसाइडल अटेम्प्ट का पेशेंट आ गया, तो इमीडिएटली एक्शन क्या करोगे आप? तो पहले तो सबसे पहले उसका एयरवे आप चेक करोगे, उसका वाइटल साइन्स चेक करोगे, पहले पल्स देखोगे, रेस्पिरेशन देखोगे, ब्लड प्रेशर एंड देन टेम्परेचर, ओके। फिर अगर उसका पल्स बहुत वीक है, बहुत ही कम है, तो फिर आप उसको कोई सॉरी उसको आईवी फ्लूइड स्टार्ट करते हैं, ओके। देन अगर यानी कि उसको कुछ इंजरी हो गई है, उसने फांसी लगाने की कोशिश की थी या फिर उसको बर्न हो गया है, कुछ भी, जो भी इंजरी है उसको फिर ट्रीट करेंगे। या फिर अगर ऐसा हो गया आपके पास मतलब पेशेंट ऐसा था जिसने सुसाइड करने की कोशिश की और वो सक्सेस हो गया, तो आपको पहले तो देखना है कि वो मतलब ज़िंदा है या नहीं, ओके। उसके बाद अगर वो डेथ अगर उसकी हो गई है, तो फिर वो जो बॉडी है उसको वैसे की वैसी जहाँ पे थी वहीं पे रखनी है। लेकिन अगर वो बॉडी ऐसी जगह पे है जहाँ पे बाकी पेशेंट्स उसको देख रहे हो, तो फिर उसको इमीडिएटली हमको उठाना है और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे कोई देखेगा नहीं। क्योंकि अगर बाकी पेशेंट ने देख लिया तो फिर बाकी पेशेंट डर जाएँगे। हो सकता है खुद वैसा करने की कोशिश करेंगे। ओके, इसलिए जल्दी से जल्दी वो बॉडी को हटाना है या वहाँ पे कोई ना कोई मतलब ऑब्जर्वेशन के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी को तो रखना है। उसके बाद वो जो इंसान था जिसने सुसाइड कर लिया, ओके, उसकी रिलेटिव्स जो है उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, फिर पुलिस कस्टडी में या फिर मॉर्चुरी में बॉडी सेंड करनी है, ओके। उसकी जो भी चीज़ें थी, कपड़े हो गए, जो कुछ भी था, वो सारा उसके रिलेटिव्स को हैंड ओवर करना है और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी इवेंट जैसा हुआ, वैसे की वैसा डेट, टाइम सब कुछ हमको मेंटेन करना है, रिकॉर्ड करना है, ओके। ये तो हो गया डेड बॉडी के बारे में। देन जो बाकी पेशेंट है, जो ये सब देख रहे थे, वो लोगों को जल्दी से कहीं और जगह पे शिफ्ट करना है, ओके। देन उनको ऐसी चीज़ों में एंगेज रखना है, मेडिटेशन हो गया या फिर कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी, डांस, म्यूज़िक योगा, कुछ ना कुछ चीज़ों में उनको एंगेज रखना है, ताकि उनका ध्यान फिर वो मतलब सुसाइड की तरफ ना जाए। उस दिन क्या करना है, उनका जो मेडिसिन है या फिर उनका फूड है, उस दिन उनको जल्दी-जल्दी से देना है, ओके। और उनको क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करना है। अ, हो सकता है कि उनमें कुछ चेंजेस आ जाए, थिंकिंग उनका चेंज हो जाए या फिर वो भी सुसाइड करने की कोशिश करें, तो ये सारी चीज़ों के लिए उनको ऑब्ज़र्व करना है। तो ये सब कुछ था अबाउट सुसाइड। ओके। आफ्टर सुसाइड हम देखते हैं एग्रेसिव बिहेवियर। So this is a severe form of aggressiveness. During this stage, patient will be irrational, uncooperative, delusional and assaultive. पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा उसको आता है। ओके, ऐसी कोई चीज़ मतलब ऐसा कोई डिसीज़ नहीं है कि इसी डिसीज़ में पेशेंट एग्रेसिव होता है। हर किसी मतलब मेंटल डिसऑर्डर में पेशेंट एग्रेसिव होता है, एग्रेसिव हो सकता है।
ओके, तो यहाँ पे इर्रेशनल यानी कि हम कुछ बता नहीं सकते पेशेंट अब आगे क्या करेगा। कुछ भी कर सकता है, किसी को मार सकता है, खुद को मार सकता है, चीज़ों को तोड़-फोड़ सकता है। ओके, तो हम कुछ बता ही नहीं सकते। अनकोऑपरेटिव होता है। अनकोऑपरेटिव यानी कि कितना भी बात करने की कोशिश करो, कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करो, हो सकता है पेशेंट कोऑपरेट ही ना करे। डिल्यूज़नल डिल्यूजन्स होते हैं जाने कि अ, पैरानॉइड डिल्यूजन्स पर्सिक्यूटरी डिल्यूजन्स होते हैं। ओके, यानी कि इंसान को लगता है मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है, मेरे खाने में ज़हर मिलाने की कोशिश कर रहा है, ओके। एंड इंसान असॉल्टिव हो जाता है, यानी कि इंसान दूसरों को मार सकता है, हार्म कर सकता है। तो ये है एग्रेसिव और जिसको हम बोलते हैं वायलेंट बिहेवियर। तो अभी हमने कहा कि कोई ऐसा पर्टिकुलर डिसीज़ है नहीं जिसमें हमको सॉरी एग्रेशन देखने को मिलेगा, बल्कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, यानी सारे के सारे इसमें हमको एग्रेशन देखने को मिल सकता है, जैसे कि डेलिरियम हो गया, डिमेंशिया हो गया, वर्निक्स कोर्सोकॉप साइकोसिस हो गया या फिर अदर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स लाइक स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, मेनिया हो गया, एजिटेटेड डिप्रेशन हो गया, ओके, विथड्रॉल हो गया, अल्कोहल, ड्रग्स, एपिलेप्सी ये सारी चीज़ें हो गई। मेनली देखा जाए तो एज जो है वो सिग्निफिकेंट फैक्टर है। यंग एज जो होता है मतलब बॉडी बिल्ड है अच्छी खासी, ओके, ऐसे लोगों में पास्ट में भी हिस्ट्री है वायलेंस का, ओके, तो इनमें देखा जा सकता है कि ज़्यादा एग्रेशन है, ओके। जब भी इंसान एग्रेसिव होता है तो सबसे ज़्यादा फ़ोकस किसके ऊपर होता है? किसको फैमिली मेंबर्स होते हैं फर्स्ट टारगेट। फैमिली मेंबर्स को ज़्यादा हार्म कर सकता है, देन खुद को भी हार्म कर सकता है। उसके बाद चीज़ों को तोड़-फोड़ सकता है, टेबल, कुर्सी हो गई, ओके, नर्सेस स्टेशन हो गया, ओके। उसके बाद पास वाले पेशेंट, दूसरे पेशेंट, स्टाफ उनको भी हार्म कर सकता है। ओके, तो मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है, किस चीज़ की वज़ह से इंसान गुस्सा हुआ है, किस चीज़ की वज़ह से इंसान एग्रेसिव, वायलेंट हुआ है। कोई अगर हॉस्पिटल में है तो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि खाना पसंद नहीं आया, जैसे कि रिलेटिव लेट आ गए या फिर कोई स्टाफ कल तो अच्छे से मेरे से बात की, लेकिन आज मेरे से बात ही नहीं कर रही, ये भी हो सकता है। या फिर ये कैसे बेडशीट दे दी है मुझे, हो सकता है। या फिर मुझे अल्कोहल चाहिए सी या फिर और कुछ चाहिए, ओके। या फिर मुझे नहीं यहाँ पे एडमिट रहना, मुझे जाना है, मुझे क्यों यहाँ पे ज़बरदस्ती लेके आए हो? कुछ भी चीज़ हो सकती है, किसी भी चीज़ की वज़ह से इंसान एग्रेसिव हो सकता है या फिर कमांडिंग हैलुसिनेशंस की वज़ह से हो सकता है, जैसे कि अ, आवाज़ें आ रही हो, यानी कि अम इसको मारो, ये चीज़ तोड़ो, ऐसे अंदर से आवाज़ें आ रही है जो कुछ भी करने के लिए बोल रही हो या फिर पर्सिक्यूटरी डिल्यूजन्स हो जिसमें इंसान को लगता है कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरे बारे में कुछ न कुछ प्लान कर रहा है, ओके, या फिर ऊपर हेलीकॉप्टर्स है, तो ये मुझे ही फ़ॉलो कर ये गवर्नमेंट के ये मुझे ही फ़ॉलो कर रहे हैं, ऐसी कुछ भी चीज़ की वज़ह से इंसान गुस्सा हो सकता है। तो ये सारी मतलब आइडेंटिफ़ाई करना है इंसान क्यों गुस्सा हो गया है, ओके। अ, मैनेजमेंट में हम सेडेशन देते हैं पेशेंट और हम उसको रिस्ट्रेन करते हैं, जिसको हम फिज़िकल रिस्ट्रेन कर सकते हैं और केमिकल रिस्ट्रेन कर सकते हैं। हम डायरेक्टली तो रिस्ट्रेन नहीं करेंगे, सबसे पहले हम पेशेंट को शांत करने की कोशिश करेंगे, पेशेंट के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। बोला जाता है बहुत बार अगर पेशेंट एग्रेसिव है, तो उसके पास ना जाए, पेशेंट के साथ बात ना करे, ओके। लेकिन बहुत हर पेशेंट में ऐसा नहीं होता, हो सकता है बहुत बार अगर हमारा पेशेंट के साथ अच्छा रैपो है, ओके, तो हो सकता है वो हमारे साथ अच्छे से बात करे। हमने देखा था हमारे वार्ड में मतलब एक पेशेंट था, हमारे जाने के बाद वो बहुत गुस्सा होता था, लेकिन जब भी सिस्टर इंचार्ज वहाँ पे जाती थी, तो उनके साथ वो अच्छे से बात करता था, क्योंकि उनका उसके साथ अच्छे से रैपो हो गया था। उस सिस्टर के ऊपर उसका अच्छा मतलब भरोसा था, ओके। तो हम बैठ के यानी कि किसी प्राइवेसी में थोड़ा-सा उसके साथ बात कर सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं किसी रूम में उसको लेके जाओ क्योंकि अगर ऐसा किया, अगर पेशेंट अनकंट्रोल्ड है, तो हमको ही मारने की कोशिश करें। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारी हेल्प के लिए कोई ना कोई आ सके, सिक्योरिटी गार्ड या फिर बाकी स्टाफ, ओके? तो ऐसी जगह पे उसके साथ बात करने की कोशिश करनी है, उसको क्या फ़ील हो रहा है,
कि ये सब उसको इनकरेज करना है, उसको बात करने के लिए, ठीक है? और जब भी हम उसके साथ बात कर रहे हैं, तो याद रखें कि हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है, उसको टच नहीं करना, ओके? कोई बार पेशेंट को गुस्सा आता है अगर उनको टच करें तो पेशेंट को टच नहीं करना, डिस्टेंस मेंटेन करना है। हो सके तो नहीं, हमको दरवाजे की साइड पे ही रुकना है, ओके? क्योंकि बहुत बार अगर पेशेंट कंट्रोल्ड में नहीं है, ओके? और अगर हमको मारने की कोशिश कर रहा है, तो हमको भागने में आसानी हो। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं एक वार्ड में गई थी, वहाँ पे एक लेडी थी, जो साइकोटिक कंडीशंस थी उसको कुछ तो, ठीक है? साथ में उसके दोनों पैरों को भी फ्रैक्चर था। तो मैं गई उसके पास और उसको मतलब उससे बात करने लगी, "आंटी कैसी हो आप? खाना-वाना खाया?" ये कुछ, ओके? तो वो एकदम बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत खुश थी, वो एकदम स्टेबल थी, ठीक है? तो उसने अच्छे से रिप्लाई किया, "हाँ, ठीक है, मैंने ये खाया।" और फिर थोड़ी देर के बाद उसने मुझे बोला कि मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। तो मैंने उसको बोला, "हाँ, आप वहाँ यहाँ से वहाँ गई थी तो इसलिए आप मतलब" फिर मैंने सिर्फ़ इतना ही बोला कि आप यहाँ से वहाँ गई थी, तो उसको इतना गुस्सा आया इमीडिएटली वो मेरे मेरे ऊपर चिल्लाने लगी, "हाँ, मैं क्या घूमती रहती हूँ क्या? ये वो दिस दैट।" उसको इतना गुस्सा आया और मैं इतना डर गई, मैं वहाँ से डायरेक्टली दूसरे वार्ड में जहाँ पे सिस्टर इंचार्ज बैठे थे, उनके पीछे टेबल था, वो टेबल के नीचे मैं जाके छिप गई और तब तक गई नहीं उस वार्ड में जब तक कि वो पेशेंट डिस्चार्ज ना हो। तो कोई मतलब हम नहीं बता सकते कि पेशेंट अभी अच्छे मूड में है, अभी हँस रहा है, कौन से मोमेंट वो गुस्सा मतलब वो एग्रेसिव हो जाए हम नहीं बता सकते। ओके, तो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है और हमेशा बात करते टाइम दरवाज़ा नज़दीक होना चाहिए। ओके, देन केमिकल रिस्ट्रेंट एंड फिजिकल रिस्ट्रेंट। डायरेक्टली हम लोग फिजिकल रिस्ट्रेंट नहीं करते पेशेंट को। फिजिकल रिस्ट्रेंट यानी कि पेशेंट को बांधना। ओके, तो हम किसी किसी को ऐसे बांध नहीं सकते डायरेक्टली। पहले तो हम केमिकल रिस्ट्रेंट करेंगे। ओके, उसमें हम अ, कोई मेडिसिन देते हैं जैसे कि कॉमनली हम देते हैं डायज़ेपाम, हैलोपेरिडोल 5 टू 10 एमजी दे सकते हैं, लोराज़ 2 टू 4 एमजी दे सकते हैं। ओके, फिनार्कन दे सकते हैं 25 और 50 एमजी, ओके। क्लोरप्रोमाज़िन 50 टू 100 एमजी दे सकते हैं। बहुत बार हम हैलोपेरिडोल और लोराज़ का कॉम्बिनेशन देते हैं 5 टू 4 एमजी, ओके। तो ये तो हो गया सेडेशन। दूसरा हो गया फिजिकल रिस्ट्रेंट। फिजिकल रिस्ट्रेंट में जैसे मैंने बोला पेशेंट को बांधते हैं, ओके। तो 4 पॉइंट रिस्ट्रेन होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में पेशेंट स्ट्रेचर के ऊपर लेटा हुआ है। पेशेंट का एक हाथ पेशेंट का एक हाथ जो है वो पेशेंट के साइड में बांध दिया है, दूसरा हाथ जो है वो पेशेंट के सर के पास बांध दिया है, दोनों पैर बांध दिए हैं, ओके। तो इसको हम बोलते हैं 4 पॉइंट रिस्ट्रेनिंग जो इंडिया में यूजुअली होता है, हम यही ट्राई करते हैं, 4 पॉइंट रिस्ट्रेन। अदर कंट्रीज में 5 पॉइंट रिस्ट्रेन भी यूज करते हैं जिसमें एडिशनल क्या होता है जो एब्डोमिनल रिस्ट्रेन, यहाँ पे आप देख सकते हो एब्डोमिनल रिस्ट्रेंट, तो ये ऐड करते हैं, इंडिया में ये नहीं करते, ओके। तो इस प्रकार कुछ मानते हैं। जब भी फिजिकल रिस्ट्रेंट हम पेशेंट को करते हैं हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे बांधा है, बांधने के बाद पेशेंट को और गुस्सा आ जाता है। आप देखो अगर आपको किसी ने बांधा तो आपको कितना गुस्सा आएगा, पेशेंट को और गुस्सा आ जाता है, पेशेंट को छोड़ने की कोशिश करता है और बहुत बार इंजरी हो जाती है, ब्लड निकल आता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो इसके ऊपर ध्यान देना है। एवरी 15 मिनट उसका वाइटल साइंस चेक करना है, ओके। उसका हाफ एन आवरली उसका मेंटल स्टेटस असेस करना है, ओके। उसका बेसिक नीड्स जैसे उसको पानी चाहिए क्या, भूख लगी है क्या, वॉशरूम, ये सब, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना है, मेंटेन करना है, ओके। तो ये तो था सुसाइड और एग्रेशन के बारे में। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करें और अगर कुछ डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।